बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, पाकिस्तान में इंतखाबी मैदान सज चुका है और बानी पीटीआई कानून के शिकंजे में है। एक ही हफ्ते में 3 मुख्तलिफ मुकदमात में उन्हें अब तक सजाएं हो चुकी हैं। पहला मुकदमा साइफर के हवाले से, दूसरा तोशाखाना के हवाले से और तीसरा मुकदमा इद्दत में निकाह के मामले पर, और मजीद तकरीबन 3 मुकदमात का उन्हें इस वक्त सामना है। तो वो कानूनी शिकंजे में जकड़े हुए हैं, लेकिन जो इंतखाबी मैदान सज चुका है, जरा आज कोशिश करेंगे कि सियासी और जो सहाफती तज्जिया निगार हैं उनसे जरा तज्जिया लें कि वो इस इंतखाबात को कैसे देखते हैं। इसके लिए जो डिस्टिंग्विश पैनल मुझे ज्वाइन करेगा उसमें आमिर गौरी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्जिया निगार, राना मुबशर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार, और इरशाद अहमद आरिफ साहब, एडिटर 92, आमिर गौरी साहब एडिटर दी न्यूज़ हैं, और राना साहब भी इन्हीं की तरह जैसे कहते हैं मुख्तलिफ चैनल्स में डायरेक्टर न्यूज़ रह चुके हैं। तो ये एडिटर लेवल के तीनों लोग हैं। इनसे ज़रा पूछेंगे कि इंतखाबी मैदान कैसा सजा हुआ है और कैसा माहौल है। लेकिन उससे पहले SIFC के हवाले से एक अहम खबर मैं अपने ज़राए के हवाले से आपसे शेयर करना चाहूँगा। SIFC के हाल ही में जो गुज़िश्ता रोज़ होने वाला इजलास है उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गुफ्तगू की है। और SIFC चूँकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सिविलियन और अस्करी हुक्काम बैठते हैं और इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। इस इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खिताब करते हुए जो बातें कही हैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिसमें यह कहा गया है कि चंद माह कबल SIFC का सफ़र जब शुरू हुआ तो मुल्क की ट्रेजेक्ट्री नीचे जा रही थी। उस वक्त नाकदीन मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने और मायूसी की बातचीत कर रहे थे। हमारे माशी हालात इंच ब इंच बेहतर हो रहे हैं। अभी भी हालात पूरी तरह ठीक नहीं हुए, लेकिन दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। यह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का SIFC के हालिया इजलास में कहना था। उन्होंने कहा यह मुमकिन हो सका है तमाम मुतल्लिका इदारों और लोगों ने मिलकर टीम वर्क किया। उन्होंने यह भी कहा कि माशी बहाली और SIFC का सफ़र आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। हमें अपनी इनफरादी, सियासी और वेस्टेड इंटरेस्ट से आगे बढ़कर सिर्फ मुल्की मफाद को मुकद्दम रखना होगा। यह बहुत अहमियत का हामिल जुमला है। दोबारा दोहरा देता हूं, हमें अपनी इनफरादी, सियासी और वेस्टेड इंटरेस्ट से आगे बढ़कर सिर्फ मुल्की मफाद को मुकद्दम रखना होगा। ये उनका SIFC की इस मीटिंग में कहना था। और SIFC की इंतहाई अहम मीटिंग है चूँकि इलेक्शन से कबल है, और SIFC के हवाले से ही ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आमिर गौरी साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये बातचीत SIFC में इलेक्शन से चंद रोज़ कबल कितनी अहमियत की हामिल है? देखें, मेरा ख्याल है कि चूंकि अब चंद दिनों के अंदर इलेक्शन के बाद जब नई हुकूमत बनेगी तो उस वक्त देखना पड़ेगा कि जो नैरेटिव बिल्डिंग है अब तक SIFC के हवाले से उसका फ्यूचर क्या बनता है। इस वजह से कि अब तक जो कंस्ट्रक्शन है इस काउंसिल की उसमें हमें पता है कि कौन लोग गुज़िश्ता हुकूमत ने की और मौजूदा हुकूमतों से लेकर चल रही है। पता है कि उसके अंदर जो इस वक्त जो सबसे पावरफुल फैक्टर्स हैं वो कौन है, और उनकी जो कोशिश है उसको भी डेफिनेटली अप्रिशिएट तो करना चाहिए। लेकिन साथ साथ उसे हमें देखना पड़ेगा कि 2-3 चीज़ें हैं इस एलिमेंट के अंदर जो मुझे अभी तक इसमें नज़र इसलिए नहीं आई कि पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनल अब फ्रेंडशिप रह गई है बाकी, जिसके हम फोकस कर रहे हैं, कुछ मिडल ईस्ट के मुल्क हैं और चाइना है, और उम्मीद है कि ये जो MOU साइन हुए हैं दौरों से, वो MOUs जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फाइलों तक ना पड़े रहें, आगे भी चलेंगे, आगे चले। और दूसरी तरफ हमें ये देखना पड़ेगा कि इस तरह की जो एफर्ट्स हैं उसकी जो हमें अपोजिशन है वो कहाँ से आ सकती है। ये याद रखें कि पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनल और सबसे बड़ी मार्केट्स हैं वो अमेरिका और यूरोप है। अच्छा, उनका इंटरेस्ट यहाँ पे इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान जो है, मेरा अपना ख्याल है कि वो उनकी बातचीत बड़ी, लेकिन अभी तक की जो एक्टिविटी है SIFC की वो सेटिस्फैक्ट्री लगती है। गौरी साहब, देखें, सेटिस्फैक्ट्री तो उस वक्त होगी जिस वक्त ये जो प्लान्स हैं एग्जीक्यूशन के फेज पे आएंगे। 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। राना साहब, SIFC को आप कैसे देखते हैं और SIFC के जो इनिशिएटिव्स हैं अब तक उन्हें कैसे देखते हैं? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2035 तक का ये प्लान है, एंड इफ इन ट्रू स्पिरिट ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो स्काई इज द लिमिट फॉर पाकिस्तान। दैट इज द रियलिटी। अब इसको MOUs जैसे कि बात कर रहे थे हम लोग के, MOUs जो है वो तो साइन हो चुके हैं। अब वो एग्रीमेंट्स कब बनेंगे, दैट इज येट टू बी सीन। बिल्कुल ठीक। जब ये बन जाते हैं तो इट्स गोइंग टू बी आई वुड से कि ये बहुत बड़ा आइस ब्रेकिंग होगा, बहुत बड़ी यहाँ पे एक अचीवमेंट होगी जो कि हम मिल सकती है। बिल्कुल ठीक। अब इसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमने जरूर अपने सामने रखना है। हमारे जो बॉर्डर्स हैं दे आर लाइक पोरस बॉर्डर्स,
और स्पेशली ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर्स है उसको जरा ज़हन में जरूर रखिएगा। और एक हिस्ट्री है इंडिया की, जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं उससे पहले इंडिया कोई ना कोई यहाँ पे एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करता है। और मॉडस ऑपरेंडी चेंज हो सकता है इंडिया का, लेकिन एडवेंचरिज्म उसका खत्म नहीं हो सकता। तो उसको जरा माइंड में रखिए, क्योंकि वो जो हमें यहाँ पे एक थ्रेट यहाँ पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राणा साहब। इस पे जो आपने मॉडस ऑपरेंडी की बात की है, इसको आखिरी से मैं जरा टच करेंगे एक मामले पर, जरा गुफ्तगू को सियासत की तरफ लाता हूं। आमिर गौरी साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं, आज उन्हें इद्दत में निकाह वाला जो केस है उसमें भी सजा हो चुकी है, कोई तकरीबन एक हफ्ते में 3 सजाएं हो चुकी हैं और 3 मजीद मुकदमात का उन्हें सामना है। तो आप कैसे देखते हैं उसकी इस सिचुएशन को? अगर जो क्रिटिसिज्म है इन तमाम फैसलों का इलेक्शन की कुर्बत से, उसको अलग कर दिया जाए तो ये तीनों केसेस जो हैं इसमें कोई सियासी एलिमेंट तो नज़र नहीं आता। हालांकि बहुत सारी क्रिटिसिज्म जो है मुल्क से बाहर भी हो रही है, उनके सपोर्टर्स की तरफ से भी हो रही है कि शायद जो है वो इतने इलेक्शन के करीब ला के उनको इलेक्शन से निकालना था। मगर ये प्रोसेस जो है उसका शिकार वो खुद अपनी गलतियों से भी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको क्रेडिट इस चीज़ का देना चाहिए। लेकिन जो इलेक्शन हो रहा है, मुझे इस तरह लगता है कि एक ख़ास प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं एहसास है कि 2018 के अंदर जो एक माफूकुल फितरत गलती की गई थी उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। मुल्क को जो है वो दरमियान में लाने की ज़रूरत है। सियासत जो है वो हम ये कहते थे कि सियासत जो है वो इट्स आर्ट ऑफ पॉसिबल, कि आपको अपने मुखालफीन के साथ बातचीत के ज़रिए मुल्क के मसाइल को और लोगों के अवाम के मसाइल को हल करना होता है। लेकिन हमने ये देखा कि पिछले 4 साल के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन आपको 90s में नज़र आती थी और फिर दरमियान में ख़त्म हुई 2 बड़ी पार्टियों के दरमियान, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के, उसको उरूज पे पहुंचाया गया और उन दोनों पार्टीज के खिलाफ। और जैसे हम ये कहते हैं कि कोई भी वज़ीर आज़म जब वज़ीर आज़म बनता है तो जो पाकिस्तान की इलेक्टोरल डायनामिक्स है उसमें हमने ये देखा है कि जो भी पार्टी जीतती है वो 33-34% वोट के साथ जीतती है। तो इसका मतलब है कि 64-66% लोग तो उस वज़ीर आज़म की पार्टी को या उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। इदराक इस चीज़ का होना चाहिए इन लीडर्स को कि देखें, आपने 2 चीज़ें प्रूव करनी है कि एक तो आप पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, तो दैट मीन्स 18th अमेंडमेंट के बाद आपको चारों सूबे उसमें आपकी हुकूमत है या नहीं है, उनके साथ कोऑपरेशन के साथ चलना है। ये नहीं आप कह सकते कि सिंध मेरा सूबा नहीं है, बलोचिस्तान में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वज़ीर आज़म ने कैसे बिहेव करना है उस पर आगे भी जरा आपसे बात करेंगे। जरा राना साहब को इसमें शरीक गुफ्तगू करूंगा। राना साहब, जो बानी पीटीआई के केसेस हैं, गौरी साहब ने कहा कि उन्हें यह लगता है कि जो पॉलिटिकल नैरेटिव है पीटीआई का वो अपनी जगह पे, लेकिन हकायक उस तरह भी नहीं है जिस तरीके से पेश किए जा रहे हैं। आप गौरी साहब से इस पॉइंट पे एग्री करेंगे या डिफर करेंगे? राना साहब देखिए, मिस्टेक्स जो है या ब्लंडर्स आई वुड से पीटीआई की लीडरशिप ने किए हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। या उनकी इस तरह कह सकते हैं हम लोग कि उसमें कैलकुलेशन जो उन्होंने की, जिस तरीके से उन्होंने समझा कि चीजें लेके आगे चलेंगे और वो चल सकेंगी, वो नहीं हुई। और आप इन्होंने खुद जो है, पहले तो बात यह है कि जब नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ था तो पीटीआई को चाहिए था कि वो असेंबलीज के अंदर बैठती। ठीक है, असेंबलीज में आपने सारा खुला मैदान छोड़ के चले गए आप लोग, यानी कि पीटीआई छोड़ के चले गए। आप एक एग्जाम्पल आपके सामने है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, वो 17 सीटों के साथ असेंबली में बैठी नहीं। बिल्कुल ठीक है, और वो उन्होंने डटी नहीं, उन्होंने मैदान खुला नहीं छोड़ा। यहाँ पे जो पीटीआई के लोग थे वो तो कई गुना ज्यादा थे उससे, और उन्होंने अपना मैदान खुला छोड़ के चले गए। वो उसके बाद एक असेंबली डिसॉल्व की, फिर दूसरी असेंबली डिसॉल्व की, फिर आपने मतलब जो पीटीआई वाले थे वो खुद अपने आप को वो समझते रहे कि शायद ठीक है, उनके साथ लोग हैं या उनको सपोर्ट मिल रही है एंड एवरीथिंग इज गोना बी हंकी डोरी इन द डेज टू कम। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। आप दूसरी साइड पे जो ओपोनेंट्स थे उनको प्रोबेबली उन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ था। तो अंडर एस्टिमेशन या ओवर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट होके अगर ये सारे स्टेप्स लिए गए थे तो दैट वाज अ मिस्टेक आई वुड से। और कितनी हुकूमतें थी, केपीके की हुकूमत थी, उसके बाद पंजाब की हुकूमत थी, और कितनी हुकूमतें जो अपने हाथों से खुद उन्होंने डिसॉल्व करके और वो चले गए। तो यहाँ पे तो सिचुएशन ये है कि आप किसी पोस्ट पे, किसी ऑफिस पे ना हो तो और उसके बाद आप समझे कि जनाब आपके पीछे सारे लोग चलेंगे या ब्यूरोक्रेसी चलेगी या आप बाकी लोग आपके जनाब पीछे को हाथ बांध के खड़े रहेंगे, वो ऐसा होता नहीं है। 1 मिनट के लिए यहाँ पे राना साहब आपको रोकूंगा और आगे भी इस सवाल को आपके सामने रखूंगा। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एडिटर 92 हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब, आमिर गौरी साहब और राना मुबशिर साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आया हमारे सामने, चूंकि बानी पीटीआई को इस हफ्ते में 3
3 बैक टू बैक सजाएं हो चुकी हैं, तो दोनों का ओपिनियन ये है कि जो भी सिचुएशन आज वो कानूनी तौर पे फेस कर रहे हैं, आगे हम इस पे बात करेंगे कि उन्होंने कानूनी मामलात को भी बयानिए पर ही जैसे कहते हैं डिफेंड करने की कोशिश की। आप इन दोनों के इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं या इरशाद आरिफ साहब इससे कोई डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं इस सूरत-ए-हाल पे? देखिए, पाकिस्तान में जो सज़ाएं सियासतदानों को सुनाई जाती हैं वो कानूनी ना उनकी बुनियाद होती है, ना वो सज़ाएं कानून की बुनियाद पर सुनाई जाती हैं, ना वो सज़ाएं ख़त्म कानून की बुनियाद पर होती हैं। उसके लिए हमारे पास मिसाल मौजूद है। अभी देख लीजिए, मियां नवाज शरीफ साहब को जो सज़ाएं सुनाई गई थी, मरियम साहिबा को जो सुनाई गई थी, वो एक एक दो दो पेशियों में ख़त्म हो गई। यानी एक केस जो 1 साल या 1.25 साल या 1.5 साल या 2 साल चलता है, वो अगली अपील में 2 पेशियों की मार होता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कहूँ कि वो जज जो थे फैसला देने वाले, उन्होंने कुछ कानून नहीं पढ़ा था या उन्होंने कानूनी फैसला नहीं दिया था, मैं तो ये कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। या मैं ये कहूँ कि इन अदालतों ने जिनमें वो फैसले ख़त्म किए 2 पेशियों में 3 पेशियों में, वो कानून से नाबलद थे। सियासी केसेस में होता यही है, और इसका हमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो अदलिया जो है इस मुल्क में, हमारे तमाम सियासतदानों में, किसी एक सियासतदान की बात नहीं कर रहा हूँ, इन सियासी फैसलों की वजह से अदलिया पर लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया है, अदलिया की साख मजरूह हुई है। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इन केसेस में जो कुछ हमने देखा है और जो कानूनी माहिरीन कह रहे हैं, मैं तो ज़ाहिर कानूनदान नहीं हूँ, वो उसमें उजलत क्या थी, ये उजलत जो है वो सारे मामले को मशकूक कर देती है। आप एक फेयर ट्रायल के जो बुनियादी तकाजे हैं वो पूरे जब नहीं कर रहे होते तो खाम खा शकूक शुबहात पैदा होते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एहतराम के साथ इख्तिलाफ करूँगा कि सियासी केसेस में हमेशा ये देखा जाता है कि हालात उस सियासतदान के या उस सियासी ग्रुप के फेवर में हैं या नहीं है। अगर फेवर में हैं तो फैसले और तरह के आते हैं, फेवर में ना हो तो फैसले और तरह के आ रहे होते। इरशाद साहब, 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा, आमिर गौरी साहब को जरा शरीक गुफ्तगू करूंगा, आप ही के नुक्ते पर उनसे सवाल रखूंगा। इरशाद साहब ने जो एक बात कही कि पॉलिटिकल फैसले, मियां नवाज शरीफ की उन्होंने मिसाल दिया और ये काउंटर आर्ग्यूमेंट मौजूद है। आमिर गौरी इससे एग्री करते हैं कि बानी पीटीआई को अब जिन सूरत-ए-हाल का सामना है, ऐसी सूरत-ए-हाल मियां नवाज शरीफ साहब की थी और कल इमरान खान साहब को इसमें भी आने वाले सालों में रिलीफ मिलेगा, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे इस तरह नहीं लगता। इस वजह से कि देखें, नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस हैं उनकी एक लंबी हिस्ट्री है। जिस वक्त मार्शल लॉ लगा था 99 के अंदर, उसके बाद नैब जो है, बावजूद इसके कि नैब किसने बनाई, लेकिन तैयारा साजिश केस भी तो ऐसा ही था जैसे कि 9 ऑफ मई। देखें, लेकिन जिसमें उनको सजा मिली है वो केस नहीं है जिसके ऊपर इस मुल्क का अरबों रुपया लग गया। ठीक है ना। इन्होंने जाके जो ब्रॉडशीट के साथ जो एग्रीमेंट किए वो हमें पता है। जिस तरह हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने पड़े उस आदमी को जिसने, और जिसके जो कंपनी थी उसने पाकिस्तान को 1 आना लेके नहीं दिया। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि नीयत जो थी वो ख़राब थी, प्रोसिक्यूशन की जो स्किल सेट है वो फॉल्टी था। ठीक है ना। और इल्ज़ामात जो हैं वो ख्वाहिशात की बेस के ऊपर थे। इसका मतलब है कि अगर फ़र्ज़ किया एक वज़ीर आज़म के ऊपर आप करप्शन के इल्ज़ामात लगाएं और आपकी पूरी स्टेट के तमाम इन्वेस्टिगेटिव अदारे जो आप ये कह रहे हैं, गौरी साहब, मैं एक वो तरफ था, मुझे एक ब्रेक पे जाना था, लेकिन मैं चाहूँगा कि ब्रेक के बाद आप इसको क्लैरिफाई कीजिएगा जुमले को। मेरा ये सवाल होगा आपसे ब्रेक के बाद कि आप ये कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस थे और अब जो सूरत-ए-हाल बानी पीटीआई या इमरान खान साहब को दरपेश है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। आपका पॉइंट ये है। मैं चाहूँगा कि ब्रेक के बाद नाज़रीन आमिर गौरी साहब इसको क्लियर करें और फिर यही सवाल राना मुबश्शिर और इरशाद आरिफ साहब से भी रखूं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। गौरी साहब, वही सवाल जो जाने से पहले छोड़ा था, इरशाद साहब कह रहे थे कि ये पॉलिटिकली ऐसे ही केसेस हैं और ऐसे ही रिलीफ मिलना है, आप इससे डिफर कर रहे हैं। बेसिस को टच कर रहा था। मैं कहता कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे उनका ताल्लुक जो है उनकी इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ, पैसा बनाना जो भी है उसके साथ था। जो केसेस इंस्टीट्यूट किए गए कि 1993 में कब वो फ्लैट खरीदे गए थे, नहीं किए, फिर उसके बाद पनामा आया, उसके बाद अकामा आया। ये जो इमरान खान के खिलाफ केसेस हैं वो उनकी पुरानी जिंदगी के बारे में नहीं थे। वो जब वो
वो प्राइम मिनिस्टर थे तो तोशा खाने का केस उस वक्त हुआ था, साइफर जिस वक्त वो बिल्कुल हुकूमत खत्म होने लगी थी उस वक्त हुए। तो इसका मतलब है कि कहीं पे कॉन्डक्ट जो है वो स्टेट क्राफ्ट के दरमियान उनका जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है उसकी वजह से उसके दरमियान फंसे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने कहा था कि इस आदमी को हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया उतारा, तो लेकिन ये करप्ट आदमी था, ये पैसे खाता रहा है और पैसे जो है हमने ढूंढ लेंगे कहां से, वो नहीं मिले। तो जो बेसिस है ना केसेस की उसकी डिफरेंट है। आप डिफरेंट। एक मिनट के लिए राना मुबश्शिर साहब, आपने सुना गौरी साहब को और इरशाद आरिफ साहब को, आपको भी ऐसे ही लगता है कि केसेस के ग्राउंड्स डिफरेंट हैं? बकौल गौरी साहब के 9 मई समेत ऐसी सूरत हाल है जिसमें स्टेट क्राफ्ट इन्वॉल्व होती है और मियां साहब के केस में ऐसा नहीं था, लेकिन फिर हमें याद करना होगा कि 99 में कुछ ऐसी सूरत हाल का सामना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी था। I personally think what goes around comes around, और उस वक्त सिचुएशन डिफरेंट थी। उस वक्त जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो हीट फेस कर रहे थे और आज इमरान खान हीट फेस कर रहे। सो आई पर्सनली थिंक इसमें कोई इतना 19-20 का फर्क होगा, ज्यादा नहीं है। लेकिन जो देखे ना, नवाज शरीफ साहब आते हैं, मरियम बीबी के साथ आते हैं, जेल में जाते हैं, ठीक है, और उन्हें पता है उन्होंने जेल में जाना है, एक बेटी और बाप दोनों जेल में जाते हैं, ठीक है, और वो भी तो एक सिचुएशन लोगों को याद रखनी चाहिए, ठीक है। वो जो कुछ हुआ, मैं इस केस के डिटेल में नहीं जाऊंगा कि उनका केस क्या था और इनका केस इमरान खान का क्या है, बट द पॉइंट कि वो भी तो जेल में गई, बेटी भी गई, मरियम बीबी भी गई, नवाज शरीफ जेल में गए, और आज जो है वो सिचुएशन रिवर्स हो गई, इट्स द अदर वे अराउंड। तो उस वक्त वो हीट फेस कर रहे थे, आज ये हीट फेस कर रहे हैं। सही। तो और हीट में राना साहब, इस हीट में कोई कमी होती हुई आपको नजर आती है? चूंकि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि बुशरा बीबी को जिस तरीके से एंटरटेन किया जा रहा है बनी गाला में, तो कोई हीट कम होती हुई आपको लगती है? देखिए, किसी की चॉइस नहीं होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये कि अगर क्या कहा जाए कि जनाब ये चॉइस है किसी के पास, अगर उसको सजा मिलनी है कि जनाब वो अडियाला में रहेगा या जेल में रहेगा या अपने घर में डिटेन होगा, ये चॉइस नहीं होती। ये उस वक्त की जो भी हुकूमत होती है उसकी प्रोगेटिव होता है, वो अकॉर्डिंगली चलते हैं उसमें। अब इसमें इसको कंपैरिजन किया करना शुरू कर दे तो वो मेरे ख्याल में कहीं से कहीं बात निकल जाएगी। तो बेसिकली इसे ये आप किसी मुजरिम की या मुलजिम की ये एक चॉइस नहीं होती है कि जी मैं नहीं जी मैं अडियाला में रहूंगा, नहीं अडियाला नहीं जी मैं घर में रहूंगा, ऐसे तो नहीं होता। बिल्कुल ठीक। यू नो इट्स अबाउट द गवर्नमेंट डिसाइड्स दैट, उस वक्त की जो हुकूमत है वो डिसाइड करती है। बिल्कुल ठीक हो गया। इरशाद आरिफ साहब, राना मुबश्शिर साहब और आमिर गौरी साहब का नुक्ता आपने सुना। सवाल रखना चाहूंगा आपके सामने कि जो एंटरटेनमेंट इस वक्त बनी गाला में दी जा रही है साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को, आप समझते हैं कि इससे कोई जो बातें हो रही हैं, पैगाम रसानी की भी बातें हो रही हैं, कुछ डील्स की भी, कुछ हीट कम होने का मैंने सवाल रखा राना साहब के सामने, आपके सामने भी यही रखूंगा। आपको कुछ ऐसा लगता है कि आने वाले महीनों में कुछ हीट कम हो रही है, या आपको लगता है कि कानूनी मुश्किलात अब भी हैं पीटीआई के बानी के लिए? अच्छा, जो मैंने पॉइंट उठाया था, राना मुबश्शिर साहब तो मुझसे इत्तेफाक कर रहे हैं, गौरी साहब इख्तलाफ कर रहे हैं और कहना वो ये चाह रहे हैं कि ये पुराने केस थे। देखिए, ये जो एवनफील्ड का केस था, ये केस उस वक्त का था जब मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में थे, जब उनके दौर में वसी पैमाने पर नजकारी हुई थी और मोटरवे बनी थी, और मुखालिफिन का इल्ज़ाम ये था कि वहाँ से पैसे बना के उन्होंने वहाँ फ्लैट्स बनाए, वो जो एवनफील्ड फ्लैट्स हैं वो ख़रीदे थे, अपार्टमेंट्स ख़रीदे थे। और मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा उस वक्त हुई उन केसेस में जब वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, आगाज़ वहाँ से हुआ। ये इसलिए मैं बात ये कह रहा हूँ कि अगर जज बशीर साहब का वो फैसला दुरुस्त था तो ये फैसला भी दुरुस्त है, अगर ये फैसला दुरुस्त है तो फिर वो फैसला भी दुरुस्त होगा। मैं जो बात कर रहा हूँ, क्या मियां नवाज शरीफ साहब अगर 2022 में कंप्रोमाइज़ ना करते, अगर मियां नवाज शरीफ साहब अपने बयानी से पीछे ना हटते, अगर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन शराइत को पूरा ना करते जो उनके सामने रखी गई थी, तो क्या तब भी उनको ये रिलीफ मिल सकता था? मेरा पॉइंट सिर्फ ये है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो केसेस इस तरह के होते हैं, ये हीट उस दिन कम होगी जिस दिन इमरान खान और उनकी अहलिया जो हैं कुछ शराइत को मान लेंगे, वो हीट कम हो जाएगी। अगर वो इसी तरह जो जिस वक्त है उसको फेस करते रहेंगे और उस वक्त तक फेस करते रहेंगे जब तक कि वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। गौरी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर मैं अपने सवाल पे जाऊं। छोटा सा पॉइंट है, देखें जो करप्शन के केसेस है ना, जो फ्लैट्स हैं
चूंकि जिस वक्त मैं लंदन में पोस्टेड था और वहाँ से रिपोर्ट कर रहा था, ये फ्लैट्स जो हैं इसमें 93 से ये ख़ानदान रह रहा है। सही। 93 में मोटरवे नहीं बनी थी, ठीक है ना। तो अगर पैसे जो हैं वो बनाने वाली कंपनियों ने उनको 4 साल पहले नहीं दे दिए थे, ये याद रखें आप। मतलब कह रहे हैं फैक्ट्स डिफरेंट है। दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ के केस में हुआ सर, गौरी साहब माजरत के साथ 93 में इसका इफ्तिताह हुआ है। 93 में गौरी साहब, नहीं तारीख दुरुस्त रहनी चाहिए। 93 में मियां साहब ने ये मोटरवे बनी है और उसके इफ्तिताह किया है। साहब जिस वक्त उनकी हुकूमत, इरशाद साहब जिस दिन 97 में उनकी हुकूमत गिर रही थी, आपको याद है कि उनको तकरीर नहीं करने दी जा रही थी, उन्होंने यहाँ पर जल्दी इफ्तिताह किया था। यहाँ रावलपिंडी से बिल्कुल थोड़ा 93 में इफ्तिताह नहीं हुआ। कह रहे हैं कि इब्तदाई संगे बुनियाद 93 में टेंडर्स हो चुके थे, और चूंकि टेंडर्स को एक बेंचमार्क कहा जाता है हमारे पास किकबैक्स और कमीशन का, लंबी डिबेट हो जाएगी, उसको छोड़ देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब केस का आगाज हुआ था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ऊपर से यानी जजेस ने इनको डिक्लेयर करके कि ये फैमिली जो है करप्ट फैमिली है, और फिर ऑर्डर दिए थे। इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस है ना, वो लोअर कोर्ट से स्टार्ट हुआ है, उनके पास अभी अपील का हक हो सकता है, उनके ये सारे फैसले जो हैं ये थोड़े दिनों के अंदर उलट जाए, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि इन दोनों को कंपेयर, हाँ वजीर आजमों के साथ यहाँ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो वजीर आजम कर रहे थे ना, उन्हें भी वो नहीं करना चाहिए था। अब जरा मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पे आ जाते हैं। पीटीआई बतौर पार्टी ग्राउंड पे नहीं है इस वक्त। दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अगर हम कहें कौमी सियासत की, तो वो पीपल्स पार्टी और PMLN नजर आती हैं। JUIF और जिसे कहते हैं MKM या जो छोटी जमातें हैं, इनके पास साइड रोल्स हैं। अगर मैं दोनों बड़ी जमातें जो इस वक्त इंतखाबी मैदान में, उनकी पॉलिटिकल मूवमेंट्स को देखूं, आमिर गौरी के सामने रखूं, तो आमिर गौरी को कौन नज़र आता है जो पॉलिटिकली वोटर को चार्ज कर रहा है या मोबिलाइज कर रहा है, या आपको लगता है अब भी जो इंडिपेंडेंट्स की सूरत में PTI मौजूद है वो इन दोनों पर भारी है? देखें, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बहुत जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट एलिमेंट मेरे लिए है वो ये है कि पंजाब के अंदर जो सीटों का नंबर है नेशनल असेंबली का, ठीक है ना, 141, वो इतना ज़्यादा है कि पंजाब की पार्टी जो है यानी PMLN इफेक्टिवली पंजाब ही की पार्टी है। उसके बाद अगर वो फर्ज किया इधर उधर जो है थोड़ा बहुत, लेकिन PTI ने चैलेंज किया उसको। नहीं, PTI ने बिल्कुल चैलेंज किया, लेकिन उसमें ऐसे करते हैं कि किसने चैलेंज किया था, क्यों किया था, उसको छोड़ देते हैं। लंबी बहस, हाँ, फिर लंबी बहस हो जाएगी। इस वक्त जो है इस तरह लगता है कि इन नून ने उतनी मेहनत नहीं की सिंध में या बलूचिस्तान में या KP के अंदर जितनी पीपल्स पार्टी जो है, बावजूद उसके पता है कि नेशन वाइड कर रही है, क्योंकि उनका चैलेंज बड़ा है। इसलिए कि जो बाकी 125 सीटें ना, उसमें जितनी सिंध की सीटें हैं उनके अंदर प्रिडोमिनेटली हमें पता है कि वो उनके पास हैं, लेकिन ही हैज मेड इनरोड्स इन बलूचिस्तान। खुजदार जाके बिलावल जो है वो बोले हैं, लाहौर में बोले हैं, KP के अंदर बोले हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको हमने देखा कि हज़ारा के अंदर गए हैं वो, लेकिन अगर उन्हें पाकिस्तान का दोबारा वजीर आजम बनना है, वो अब भी फोकस हज़ारा और सेंट्रल पंजाब को कर रहे हैं, साउथ पंजाब भी नेगलेक्ट। मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त तो फोकस कर रहे हैं सिर्फ इलेक्शन जीतने पे। तो क्या सिर्फ सेंट्रल पंजाब और हज़ारा की बुनियाद पे इलेक्शन जीत लेंगे? नहीं जीत सकते, मुकाबला सख्त हो सकता है, लेकिन ये दोनों पार्टियां जो हैं, मेरा अपना ख्याल है कि उसके अंदर बाहर उनको थोड़ा सा एज जरूर हासिल है। ठीक हो गया। राना साहब, आपने गौरी साहब को सुना, मेरा सवाल भी सुन लिया होगा। आपको क्या लगता है, सियासी मैदान में PMLN और पीपल्स पार्टी ही एक्टिव हैं, या फिर आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट्स अभी भी जिसे कहते हैं वो नको नक कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त इंडिपेंडेंट्स जो है इन द डेज टू कम, इंडिपेंडेंट्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और उसमें जो एक अभी जो केस चल रहा है और जिसमें फैसला महफूज कर लिया गया है कि जनाब इंडिपेंडेंट्स जो है जो PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन ठीक है पार्टी तो बैन नहीं हुई, लेकिन उनका इंतखाबी निशान खत्म हो गया, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से PTI वाले उनको होल्ड कर सकें, उनको अपने साथ रख सकें। वो अलग बात है कि वो रहते हैं कि नहीं रहते, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपना जो है किबला चेंज कर लेंगे आफ्टर द इलेक्शंस। और जो पार्टी जिसके अंदर नंबर्स कम होंगे, जिसके पास तादाद कम होगी, वो डेफिनेटली बोरियां खोलेगी, नोटों की बोरियां खोलेगी, उनको ठीक है, जिस तरह भी होता है वो चलाएंगे काम को और उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, और कई लोग उनके साथ मिलेंगे भी, ये नहीं कि नहीं मिलेंगे भी उनके साथ। तो ये नहीं हो सकता कि इंडिपेंडेंट जो है ये बिल्कुल स्टिक करके रहे PTI के साथ। आई डोंट सी दैट हैपनिंग। जितनी तादाद जिसको भी चाहिए होगी, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, वो उनको पकड़ लेंगी, वो उनको ले लेंगी। बिल्कुल ठीक हो गया।
लेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। राना साहब ने जो पॉइंट मेक किया, इरशाद साहब आपके सामने ये सवाल रखूंगा, जो माहौल बनता नजर आ रहा है उसमें माजी की सियासत अगर हम देखते हैं गुज़िश्ता 2-3 पार्लियामेंट्स की, जहां 10 सीटों वाली JUIF या 8-9-10 सीटों वाली MQM या 4 सीटों वाली BAP, 5 सीटों वाली BNP मैंगल हमें नजर आती थी कि वो चीजें डील आउट करती थी। इस बार लगता है छोटी जमातों से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट्स होंगे वो डिसाइसिव फैक्टर होंगे, इरशाद साहब आपके ख्याल में? मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम इतने साल सफ़र करने के बाद फिर 85 में खड़े हुए हैं, जब गैर जमाती इलेक्शन हुए थे और सारी दुनिया ये मानती है, हम दानिश्वर लोग भी कहते हैं और सियासतदान भी कहते हैं कि जितनी कबाहतें पाकिस्तान में पैदा हुई हैं जमहूरियत के हवाले से, सियासत के हवाले से, उनमें ज़्यादातर हिस्सा जो है 85 के इलेक्शन का है कि नस्ल की बुनियाद पर, ज़ुबान की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, मफादात की बुनियाद पर और ये करप्शन की बुनियाद पर लोग आगे आए और उन्होंने माशरे को ख़राब किया और सियासी जमातें कमज़ोर हो गई। अब भी वही तकरीबन सूरत हाल है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो इंडिपेंडेंट होंगे इनका बहुत अहम रोल होगा। मुझे बिल्कुल जो इलाकों की, हलकों की जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ, ये मैं 85 से मुसलसल मैं इस मामले को देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सियासी जमातों की, यानी दोनों सियासी जमातों में बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत कमज़ोर है। पीपल्स पार्टी की जितनी मजबूत सिंध में पोजीशन है, पंजाब में मुस्लिम लीग की उतनी मजबूत पोजीशन नहीं है। तो फैसला कौन किरदार जो होगा, और ऐन मुमकिन है कि सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान में इन इलेक्शन में आज़ाद की होगी, अगरचे वो होंगे हिमायत याफ्ता किसी के, लेकिन बहरहाल वो इंडिपेंडेंट होंगे, वो फैसला तो आज़ादी से अपनी मर्ज़ी से करेंगे। वो मैं नहीं समझता कि जब उन पर कोई कानूनी कदगन नहीं है तो सिर्फ वोटर के दबाव की वजह से कितने लोग जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे या अपनी वफादारी निभाएंगे। तो लाजमन आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो फैसला कौन होंगे, इसमें पैसा चलेगा, इसमें दबाव चलेगा, इसमें ज़ात बिरादरी और नस्ली और लिसानी इख्तलाफात चलेंगे, और आज़ाद ही मुस्लिम लीग नून को मैं नहीं समझता कि सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर भी वो सामने, लेकिन ये नहीं हो सकता इरशाद साहब, एक सवाल है कि बहुत ज्यादा आजाद उम्मीदवारों की मौजूदगी का भी फायदा रिवायती जमातों PMLN और पीपल्स पार्टी को हो जाए? नहीं, फायदा तो होगा, लेकिन उसी जमात को फायदा होगा जो ज्यादा दबाव डालने की, डलवाने की पोजीशन में होगी, जो ज्यादा पैसा लगाने की पोजीशन में होगी, जो उनके साथ उनके ऐसे वादे करेगी जिसके नतीजे में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो यरगमाल होगा उनके हाथों में, और जो हम बेहतरी समझते थे जमहूरियत में और सियासी जमातों की मजबूती में, वो बेहतरी हम मफकूद हो जाएगी। वो तो फायदा तो यही दो जमातें उठाएंगी, लेकिन उसके नतीजे में, उसका जो नतीजा निकलेगा वो ये होगा कि सियासी निज़ाम आपका कमज़ोर होगा, जमहूरियत आपकी कमज़ोर होगी, पार्लियामेंट यरगमाल होगी इन लोगों के हाथ में जो अपनी कीमत लगवा के किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और हुकूमत बनवाएंगे। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, इरशाद आरिफ साहब ने जो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा उससे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंस की सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे सामने कुछ सर्वेज हैं। इन सर्वेज को अगर देखते हैं तो नवाज शरीफ की पंजाब में जो मकबूलियत है वो 36% से बढ़ के 52% हो चुकी है, और इसके अलावा जो है इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का सर्वे है, 51% लोगों ने राय दी है कि मरकज़ और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। और एक तरफ मकबूलियत का बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, दूसरी तरफ हमें ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा तो अपने पैनलिस्ट के सामने ये मकबूलियत का नैरेटिव क्या PTI के साथ है, PMLN के साथ है, या फिर जो बिलावल का नई सोच का नारा है वो प्रिवेल करेगा 8 फरवरी को। ये सर्वेज क्या कहते हैं, ग्राउंड रियलिटीज क्या कहती हैं, तीनों एडिटर लेवल के लोग हैं, तीनों की ओपिनियन लूंगा इन सर्वेज पर एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। चूंकि इरशाद आरिफ साहब से बात हो रही थी और मैंने सर्वेज की बात की थी, तो चाहूंगा कि अब जरा जैसे कहते हैं दोबारा यू टर्न लेते हुए इरशाद साहब से ही गुफ्तगू का आगाज करूं। इरशाद साहब, आपने बात की, आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट्स बड़ी पार्टी होंगे और आपको यह भी लगता है कि मकबूलियत इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके हिमायतियों की है, लेकिन मेरे सामने जो BBC की रिपोर्ट्स हैं या जो इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे हैं, इसमें भी एक नैरेटिव है और वो नैरेटिव हमें दिखाता है कि मियां साहब आ रहे हैं और जिसे कहते हैं बहुत से लोग जो नारा लगाते हैं एक बारी फिर शेर। तो आपको ऐसा लगता है या आपको लगता है कि सिचुएशन इज डिफरेंट? देखिए, ये सर्वे मैंने देखे हैं। इन सर्वेज में कहीं भी नहीं कहा गया कि नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून जो है मकबूलियत में नंबर 1 है। इसमें कहा गया है कि पहले जो पोजीशन थी या मकबूलियत थी नवाज शरीफ की कम थी, वो कुछ बढ़ी है। ये नहीं कहा गया कि नंबर 1 पे आ गए हैं, नंबर 1। दूसरी सूरत हाल मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ कि आप जो इलाके जो हलकों में अगर चले जाएं और जितने लोग जा रहे हैं और जो मकामी लोग बता रहे हैं, जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ऐसी नहीं है कि कहीं भी, यानी लाहौर शहर की मैं बात कर रहा हूँ, लाहौर शहर की कितनी सीटों के बारे में मुस्लिम लीग नून इत्मीनान से, एतमाद से ये कह सकती है कि हम लाजमन जीत रहे हैं। ये लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी हलकों में भी यही सूरत हाल है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब इस वक्त पंजाब में अकेले मुहिम चला रहे हैं, इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। फैसलाबाद में, लाहौर में कहीं पर भी उनके जलसे उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के 13 में होते थे या 18 में मियां शहबाज शरीफ साहब के होते थे। तो ये किस चीज़ की इंडिकेशन है? तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि अगर इलेक्शन मौजूदा माहौल जो आज का है इसमें होते हैं तो इंडिपेंडेंट जो होंगे वो फैसला कौन पोजीशन में होंगे। और ये बात जो है मैं नहीं समझता कि जमहूरियत के लिए या सियासी जमातों के लिए नेक फाल है। बिल्कुल ठीक हो गया। राना साहब, आप इरशाद आरिफ साहब से एग्री करेंगे या आपको ये जो सर्वेज हैं वो 8 फरवरी को सिचुएशन तब्दील करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इंडिपेंडेंस की बात तो मैंने पहले भी आपसे कही कि इंडिपेंडेंट्स आर टू प्ले अ वाइटल रोल इन द डेज टू कम। और नोटों की बोरियां खुलेंगी और वहां पे जो भी वहां पे सस्टेन कर सकेगा, जो ईमान अपना रख सकेगा रखेगा। मेरे ख्याल में कई लोग ऐसे होंगे जिनका ईमान जो है डगमगा जाएगा इंडिपेंडेंस का और वो उस जमात के साथ मिल जाएंगे। बाकी रह गया मसला सर्वेज का, तो सर्वेज देखे, सर्वेज टू सम एक्सटेंट उनको देखना, उनको पढ़ना, उनको एनालाइज करना बहुत अच्छी बात है, बट एट द वेरी सेम टाइम उसका एक महदूद हिस्सा होता है जिससे वो उससे एनालिसिस निकालते हैं। यानी कि वो एक टेरिटरी डिफाइन करते हैं, उस टेरिटरी अंदर से वो उसका एनालिसिस निकालते हैं। अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें, जरा सर्वेज की दुनिया से बाहर निकल के देखें, तो ग्राउंड रियलिटीज जो है वो ये है कि जनाब पिछले 16 माह की जो हुकूमत है उसमें जो प्रॉब्लम्स आम आदमी ने फेस की है, अभी तक कोई भी पार्टी हो वो उसको आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज ऐसी दे नहीं सकी अपने हलकों में उनके उम्मीदवार जो अवाम जो है उसको बाय कर सके। सही। तो they are not coming something, they have not been able to come up with something different out of the box। कोई ऐसी चीज नहीं उन्होंने दी जिसमें जनाब अवाम उस चीज को बाय करे कि हाँ जी ये बात सही है, अगर महंगाई हुई है तो उसके रीजन ये थे और ये उन्हें वो ठीक है जी, हम एक्सेप्ट करते हैं इसको। सही। सो वो कोई भी जमात हो, ठीक है, वो कोई चीज ऐसी, इस वक्त सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है। सही। तो राना साहब, आपकी और इरशाद साहब की गुफ्तगू से ये लग रहा है जो ये सर्वेज हो, बिलावल की जो मोबिलाइजेशन हो, इस सब को एक तरफ रख के अब भी आपको पाकिस्तान की सियासत पर इंडिपेंडेंट्स आप दोनों को भारी नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, आप इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो इंडिपेंडेंट्स है, जो भी जमात हुकूमत बनाने जाएगी, पीपल्स पार्टी जाए, नून लीग जाए, और अगर उनको अलायंस के अलावा अगर कुछ तादाद उनकी नंबर्स की सीटों की कम पड़ जाती है तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर दैट। ओके, उनको एक मिनट के लिए राना साहब, एक मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा। आमिर गौरी साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है जैसे राना साहब और इरशाद साहब को लगता है, या आपको लगता है नहीं ये सर्वेज भी ग्राउंड रखते हैं और अर्बन और रूरल का जो वोटिंग डिवाइड है वो भी मैटर करेगा? देखिए, मैं सर्विस की तो बात इस तरह नहीं करूँगा, लेकिन आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो अर्बन पॉलिटिक्स है
और रूरल पॉलिटिक्स, उसकी डायनामिक्स डिफरेंट हैं। नवाज शरीफ जो है ही लार्जली रिप्रेजेंट्स अर्बन मनीड क्लास, तो इस वजह से लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला, सियालकोट, सेंट्रल पंजाब बेसिकली। पिछली दफा तो उनका असर नफूज जो है वो साहिवाल उकाड़े से आगे तक चला गया था, लेकिन जो पंजाब के अंदर जो रूरल इलाके हैं या जिनको कहा जाता है, जिनकी इकोनॉमी लार्जली एग्रीकल्चर है, ये लोग जो हैं ये हवा का रुख देख के फैसला करते हैं। और इसी वजह से इन लोगों ने, आपको याद होगा कि जाके मुलाकातें तो की थी नवाज शरीफ के साथ लंदन में, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी एक सेपरेट पार्टी बना ली। अब वो कैसे जीतती है ये नहीं जीतती, और जो बाकी लोग हैं जो इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ेंगे, जिस पार्टी के साथ वो लगे रहे पिछली दफा, वो उस पार्टी के साथ हिस्टोरिकली जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं से कहा गया था या हवा चली थी कि ये पार्टी है। अब वो पार्टी का लीडर जो है वो मुकीम है अडयाला में, ठीक है ना, और कोई फिलहाल उम्मीद नजर नहीं आती। एक सवाल आपके सामने अगर रखूं, आप चूंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इरशाद आरिफ साहब और राना साहब से किसी हद तक डिफर कर रहे हैं, और आपको ये लग रहा है? मैं कह रहा हूं, देखें इंडिपेंडेंट वो जो बात जो कह रहे हैं इरशाद साहब और राना साहब, उसमें जान डिसीजन मेकिंग में आप कह रहे हैं उनका रोल होगा। नहीं, इस वजह से कि देखें ना, अगर फर्ज किया नून जो है वो 110 सीटें नहीं जीतती, लेट्स से 90 सीटें जीत लेती, 90 से लेके 172 तक पहुंचना जो है। एज ए एडिटर, आपको ये लगता है कि पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात जो 8 फरवरी के होंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी 3 फिगर्स में यानी 100+ आपको नजर आती? मुझे लगता है ऐसे है, और ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे है कि जो काम जिस तरह हुआ गया है, कि अगर के फर्ज किया जो कुछ 2018 में हुआ था, अगर वो इस तरह इस दफा ना हुआ, ठीक है ना, इस वजह से कि मेरा नहीं ख्याल कि जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने की कोशिश है। और मैं वहाँ शाह साहब से इसलिए एग्री करता हूँ कि जो इस मुल्क की पॉलिटिक्स होने जा रही है, जिसकी ज़रूरत है हमें कि एक हुकूमत है वो मजबूत हुकूमत है। मुझे ऐसा लगता है कि एक पार्टी जो है उसके साथ 3-4 छोटी पार्टीज बैठेंगी, और अगर फर्ज किया उसका लीडर जो कमी बेशी होगी वो इंडिपेंडेंस पूरी करेंगे, और अगर फर्ज किया उसने बिहेव ना किया अकॉर्डिंग टू दी नीड्स ऑफ द टाइम जो इस मुल्क के साथ होने जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमी जो है सारी दुनिया की इस वक्त स्लाइड पे है, हमारे पास कोई ऐसा जो है ना वो जिन नहीं है, चिराग नहीं है जिससे निकाल देगा। तो उस लीडर को कंट्रोल रखने के लिए वो तमाम छोटी पार्टीज जो है ना वो इस्तेमाल होंगी कि किस वक्त उन्होंने पंक्चर होना है और किस वक्त उन्होंने अपना अलग रास्ता लेना। चलें, ठीक। राना साहब, आपको क्या लगता है कि जो भी सिचुएशन है, चूंकि पंजाब बहुत ज्यादा मैटर करता है नंबर गेम में, और पंजाब की ही बुनियाद पे PMLN लाजमी सी बात है सारा चेसबोर्ड सेट कर रही है, तो आपको नजर आता है कि जो भी पार्लिमानी जमात, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जो बजाहिर इस वक्त 2 बड़ी हैं, वो 3 फिगर्स में होंगी, या आपको लगता है कि 3 फिगर्स में इंडिपेंडेंट्स होंगे? नहीं, देखिए मैं इससे नंबर गेम में नहीं जाऊंगा, क्योंकि नंबर गेम देखें हमारे जो पॉलिटिक्स है ना पाकिस्तान की, इट्स वेरी ट्रिकी, और ये डे टू डे पॉलिटिक्स है, बड़ी स्लिपरी फील्ड है। और मेरे ख्याल में हमारा पैनल जो है इससे एग्री करेगा, क्योंकि हम लोग ये फिगर्स ठीक है कर सकते हैं, जो फलाने नू 80 सीटा लग जाएंगियां तो फलाने नू 35 सीटा लग जाएंगियां, एंड ये वो बातें जो है मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो उसको नंबर गेम में या एनालाइज करके रखा जा सकता है इस वक्त, क्योंकि मैं फिर रिपीट करूंगा, इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। ठीक, 1 मिनट के लिए सर आपको रोकूंगा। इरशाद आरिफ साहब, आपको क्या लगता है 3 फिगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिलते हुए नजर आते हैं? PMLN दावा कर रही है कि पंजाब से सिर्फ 120 कौमी असेंबली की नशिस्तें जीतने में कामयाब होगी। देखें, ये फिगर देना तो ज़ाहिर मुश्किल बात है, और लेकिन ये बात मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर मुस्लिम लीग नून नहीं आ रही। जो हमें हमारे सर्वेज हैं या हमारी असेसमेंट है या हम जो हलकों में देख रहे हैं, ख़ासतौर पर देहातों में जिस तरह के ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, असल में मेरा अंदाज़ा ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब जब मैदान में निकलेंगे तो वो कोशिश करेंगे, और वो जायज़ कोशिश होगी कि वो 125-30 सीटें अपनी लेकर आएँ ताकि उनको एहतियाज ना हो छोटे ग्रुपों की। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जब आके बैठ गए और कोई नैरेटिव देने की पोजीशन में आज तक वो नहीं है, कोई ऐसी बात, वो नई बात नहीं कर सके जो ख़ास तौर पर जो नौजवान वोटर है जिसने पिछले 5 से 10 साल में जिसका वोट बना है, उसको अटैक करने की कोई बात नहीं की। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये बड़ा मुश्किल होगा। इरशाद साहब, एक सवाल आपके सामने रखूंगा, आपको जो भी सूरत हाल अब तक की आप तीनों से गुफ्तगू करके
आप तीनों से गुफ्तगू करके जो सूरत-ए-हाल मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड जर्नलिज्म समझ में आ रही है, उसमें बज़ाहिर आपको क्या लगता है कि गुज़िश्ता जो 16 माह की हुकूमत थी वहां सारी जमातें इकट्ठी हो गई थी, कोई इस तरह की वसीउल बुनियाद हुकूमत देख रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं, इस बार जो है अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो नून लीग प्रेफर करेगी अपोजिशन को, और अगर नून लीग गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो पीपल्स पार्टी प्रेफर करेगी अपोजिशन को? मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है, ये मखलूत हुकूमत इनको बनानी पड़ेगी, इसके बगैर कोई चारा नहीं होगा, और वो मखलूत हुकूमत 16 माह की हुकूमत की तरह होगी, डिजास्टर होगी इस मुल्क के लिए। सही। राना साहब, आप इससे एग्री करते हैं? आपको ऐसा लगता है, या फिर जैसे बिलावल कह रहे हैं कि बज़ाहिर उन्होंने इंदिया दे दिया है कि वो नून लीग के साथ हुकूमत में नहीं जा रहे? देखिए जी, बिलावल साहब कुछ और कह रहे हैं, जरदारी साहब कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, जरदारी साहब कह रहे हैं जनाब के वो अलायंस के साथ मिलके हुकूमत बना सकते हैं, बिलावल साहब कह रहे हैं कि जनाब वो नहीं बैठेंगे। बट द पॉइंट इज कि जो भी पार्टी अलायंस को साथ मिला के हुकूमत बनाएगी, दैट्स गोइंग टू बी अ वीक गवर्नमेंट। तो बेसिकली अगर कोई भी पार्टी, अगर उसके अंदर कोई आई वुड से पॉलिटिकल एक्यूमा उसका सही सीधा होगा, तो अगर वो अपोजिशन में बैठ जाएगी तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रांग अपोजिशन। बिल्कुल ठीक हो गया। गौरी साहब, आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करेंगे या आपका डिफरेंट? मुझे भी इस तरह लगता है कि हुकूमत जो है कमजोर होगी, अपोजिशन स्ट्रांग होगी। वसीउल बुनियाद आपको हुकूमत लग रही है, या फिर ऐसे लग रहा है कि एक स्ट्रांग अपोजिशन, चाहे पीपल्स पार्टी या नून लीग में से एक को? और जो है कार्ड इसमें फेंकता हूं कि लेट्स से कि जो हिस्ट्री है पिछले 20-25 साल की पॉलिटिक्स की, अगर फर्ज किया नून और पीपल्स पार्टी दोनों जीत के आए और इन्होंने जीतने के बाद ये फैसला किया कि हम दोनों मिलके हुकूमत बनाएंगे, तो फिर क्या बनेगा? वो तो इरशाद साहब कह रहे हैं कि डिजास्टर होगा। आमिर गौरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद आरिफ साहब, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आमिर गौरी साहब ने एक बार फिर वही बात की है जो गुज़िश्ता 16 माह की हुकूमत हमें नजर आई, और उन्हें लगता है कि एक बार फिर ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ फैसले 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद ही होंगे कि आया कौन हुकूमत में होगा, कौन अपोजिशन में होगा। लेकिन पोलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के सबसे बड़े चैलेंज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, वो होनी चाहिए। और प्रोग्राम को कंक्लूड करने से पहले एक जिसे कहते हैं अहम इशू, जिस पर आपसे थोड़ी देर बात करेंगे। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो हमला हुआ, उस हमले के नतीजे में जो क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ, इसमें तकरीबन 24 दहशतगर्द मारे गए, और इन मारे जाने वाले दहशतगर्दों में एक अब्दुल वदूद सातिकज़ई भी शामिल थे। अब्दुल वदूद सातिकज़ई की फैमिली गुज़िश्ता कुछ अरसे कबल, अगर हम देखते हैं, इस्लामाबाद में मिसिंग पर्सन के हवाले से एक एहतजाजी कैंप था, उनकी फैमिली यहाँ मौजूद थी, और उनकी फैमिली का ये इल्ज़ाम था कि अब्दुल वदूद सातिकज़ई मिसिंग पर्सन में शामिल हैं। लेकिन ये देखने में आया कि जो ऑपरेशन हुआ बोलान में, सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑपरेशन था सिक्योरिटी फोर्सेस का, मच अटैक के बाद, तो अब्दुल वदूद सातिकज़ई वहां मारे गए। और कलदन तंजीम जो है, उन्होंने जो तस्वीर जारी की हैं अपने लोगों की, उसमें भी अब्दुल वदूद सातिकज़ई की तस्वीर शामिल है। ये पहला वाकया नहीं है, माजी में भी एक ऐसा ही वाकया जिसे कहते हैं पेश आया, जिसमें दहशतगर्द इम्तियाज अहमद वल्द रजा मोहम्मद भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कार्रवाई के दौरान मारे गए, और वो भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। इससे पहले भी 2 या 4 ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं, और चंद माह कबल जब हमने देखा कि इस्लामाबाद में एक माहौल बना हुआ था लापता अफराद के हवाले से, और लापता अफराद अगर एक मसला है तो बिल्कुल हल होना चाहिए, और हुकूमत की, रियासत की यह जिम्मेदारी है कि कोई एक शख्स भी लापता नहीं होना चाहिए। लेकिन लापता अफराद के कैंप्स में मौजूद लोगों के हवाले से रियासत एक बयानिया रखती है कि बहुत से लोग बैरून मुल्क हैं, दहशतगर्दों के कैंपों में। तो ये सवालिया निशान आज उठता है कि अब्दुल वदूद सातिकज़ई अगर लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे तो बोलान ऑपरेशन में वो क्या कर रहे थे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और इस पर जो काउंटर नैरेटिव है वो वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने बनाना है, चाहे आने वाली सियासी हुकूमतें हों या मौजूदा हुकूमत हो। ये उनकी जिम्मेदारी है कि अब इस सारे मामले को टेकअप करें और उसको इन्वेस्टिगेट करें, और खासकर मिसिंग पर्सन के मामले को इसलिए इन्वेस्टिगेट करें ताकि कि ये सारा मामला एक बार हल हो और रियासत के ऊपर इल्ज़ाम कम से कम लगे। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।